हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में रुई का घोड़ा का पहला भाग। रुई का घोड़ा, चित्रकार आर के राय और लेखिका सरिता भारती। चंपा नगरी के राजा उग्रसेन के तीन पुत्र थे, विजय सिंह, महेंद्र सिंह और अजब सिंह। तीनों में सबसे छोटा अजब सिंह एकदम निकम्मा था और विजय सिंह तथा महेंद्र सिंह पहले नंबर के शेखाखोर थे। राजा तीनों से ही खुश नहीं था। एक दिन, तुम तीनों एकदम निकम्मे हो, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो उठा हूं। महाराज, ये अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ये इतने बड़े हो गए, तुम्हें ये बच्चे दिखाई देते हैं? इन्हें या तो आदमी बनाओ या फिर निकाल दो मेरे राज्य से। महल में, तुमने मेरे बच्चों को सबके सामने फटकार लगा दी। महारानी, तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इन्हें बिगाड़ा है, पता नहीं इनका भविष्य क्या होगा। एक गुप्त कक्ष में, कहो सेनापति गणपत सिंह, कैसी रही? अब तुम देखना मैं कैसा नाच नचाता हूँ राजा को। महामंत्री जी, हम तो आपके सेवक हैं, जैसा हुक्म करेंगे बजा लाएंगे। महल के बगीचे में, विजय भैया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। रोज रोज की डांट फटकार से मैं तंग आ गया हूँ। अबे छुटके, माँ बाप तो डांटते ही हैं, ये सुख सुविधा छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। विजय भैया, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। जब एक महामंत्री हमारे साथ है, हमें किस चीज की कमी है यहाँ? महेंद्र ठीक कहता है छुटके। नहीं भैया, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। अजीब लड़का है, बस मुंह उठाया और चल दिया। जाएगा कहाँ विजय भैया, तुम देखना 2-4 दिन में धक्के खाकर अपने आप वापस लौट आएगा महामंत्री के पास। जाने दो युवराज विजय सिंह, आओ आज जश्न हो जाए, गला सूख रहा है। महामंत्री जी, वह खाली हाथ गया है, परदेश में वह कैसे गुजारा करेगा? अब जाने भी दो भैया। उधर अजब सिंह अपनी ही धुन में बढ़ा जा रहा था। मुझे इन वस्त्रों को बेचकर साधारण वस्त्र पहन लेने चाहिए। अब मैं कुछ बनकर ही लौटूंगा। एक दुकान पर, ये लो, 3 अशर्फियां हैं, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। ठीक है, यही बहुत है, धन्यवाद। एक सराय के बाहर, आज की रात इस सराय में बितानी चाहिए, सुबह सुबह फिर किसी काम की तलाश में निकलूंगा। कमरा खाली नहीं है, ये लो कंबल, और उधर बरामदे में जाकर पड़ जाओ। एक अशर्फी में इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वाह, अजीब शहर है, एक अशर्फी में केवल 3 रोटियां। तभी, बाबा, भूखा हूँ, एक रोटी का सवाल है। सिर्फ एक रोटी? खाओ बाबा, अच्छी तरह खाओ। राजकुमार ने अपनी सारी रोटियां बूढ़े को दे दी। एक बात याद रखना बेटा, जो पहला आदमी तुझे अपना सपना बेचे, उसे खरीद लेना, वह सच हो जाएगा। ये पागल मालूम देता है, पर मुझे इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्या पता इसकी बात सच हो ही जाए। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चला गया। महल के नरम और गुदगुदे बिस्तर पर सो सोकर शरीर निकम्मा हो गया है। परिश्रम से इसे हर कष्ट को सहने की आदत डालनी होगी। अंधेरी रात में बरामदे की जमीन पर अजब सिंह सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद न थी। सुबह होने पर, सुलेमान भाई, मैंने कल रात एक सुंदर सपना देखा है। लगा कि जैसे मैं एक कीमती पलंग पर लेटा हूं। अरे वाह, तब तो खूब नींद आई होगी। नहीं, नींद कहाँ आई, लगा कि मेरे ऊपर उजला सूरज झुका है और सीने पर चांद खेल रहा है। सुनो भाई, मैंने अपने जीवन में कभी कोई सुंदर सपना नहीं देखा, तुम अपना सपना मुझे भेज दो। अच्छा, पर तू बदले में मुझे क्या देगा? मेरे पास एक ही अशर्फी है, इसे ले लीजिए। ठीक है, ला अशर्फी मुझे दे, अब से ये सपना तेरा हुआ। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। आहा, एक अशर्फी में मैंने आज कितना सुंदर सपना खरीदा है। और राजकुमार फिर अनजाने मंजिल की ओर चल दिया। चलते चलते राजकुमार जंगल के किनारे एक सरोवर पर पहुंचा। अरे, परियां कितनी सुंदर हैं। परियां किनारे पर पंख छोड़कर जल क्रीड़ा करने लगी। मुझे जल्दी से छिप जाना चाहिए। परियां नहाकर बाहर आईं। परियां नहाकर बाहर आईं। अरे, मेरे पर कहाँ गए? कौन आया था यहाँ? घबराओ मत, ढूंढते हैं। जब पर नहीं मिले तो सखी, मेरे भाग में यही लिखा था, तेरे भाग में यही लिखा था, हम और अधिक नहीं ठहर सकती। तभी, रो मत परी रानी, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। लो अपने पर। तुमने मेरे परों को क्यों उठाया? मेरी सखियां मुझे छोड़कर चली गईं। मैं तुमसे बात करना चाहता था, मेरा मन भी आकाश में उड़ने को करता है। तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इन परों को लगाकर तुम आकाश में नहीं उड़ सकते। यह रुई का घोड़ा है, इस पर बैठकर तुम आकाश में उड़ सकते हो,
इसकी गर्दन में 3 कलें लगी हुई हैं। अरे वाह, लेकिन रुई मेरा वजन कैसे संभाल पाएगी? रुई के नीचे मजबूत लकड़ी है, और हाँ, बारिश में इसे मत उड़ाना। घोड़े को उड़ाने और उतारने की तरकीब बताकर परी आकाश में उड़ गई। अलविदा परी रानी। अलविदा अच्छे लड़के। चल मेरे यार, आकाश की हम भी सैर करेंगे। आकाश में उड़ते उड़ते राजकुमार बहुत दूर निकल गया। तभी उसने समुद्र के किनारे एक महल देखा जिसके 7 खंड थे। वाह, कितना सुंदर महल है, पास चलकर देखना चाहिए। राजकुमार महल के 7वें खंड पर उतरा। वह सामने दरवाजा है। ओह, महल में, ओह कितनी सुंदर राजकुमारी है। उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं चंपा नगरी का राजकुमार हूँ, आकाश मार्ग से आया हूँ। आप कौन हैं? मैं सिंध देश की राजकुमारी चंद्रिका हूँ। लेकिन तुम आकाश से कैसे आए? यहाँ तक तो आज तक कोई नहीं आया। मैं आ गया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अरे वाह, बड़े ढीठ हो। जानते हो, मेरे पिता ने ऐलान करा है कि जो युवक 7 खंड तक घोड़े पर उछलकर मेरे हाथ का स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। इसमें क्या है, लाओ मैं अभी तुम्हारा हाथ स्पर्श करता हूँ। हाँ 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 हाँ, ऐसे थोड़े ही। कल दिन में सबके सामने प्रतियोगिता होगी, तुम भी अपना भाग आजमाने आना। ठीक है, मैं आऊँगा। चल मेरे यार, देखते हैं कल क्या होगा। अरे ये तो हवाई घोड़े पर आया था। सुंदर है, यही मेरा पति होना चाहिए। दूसरे दिन महल के बाहर, वीर युवकों, तुम में से जो अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे महल के 7वें खंड की खिड़की में खड़ी मेरी बेटी चंद्रिका के पास तक उछलकर उसका हाथ स्पर्श करेगा, उसे मैं अपनी बेटी और आधा राज्य दूंगा। ओह, मेरे दोनों भाई प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो पकड़कर घर ले जाएंगे। राजकुमार ने एक नई तरकीब निकाली। इस रूप में मेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अब मैं भी चलूं। ये सब अंधे होकर अपनी जान देने पर तुले हैं, मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं? हा 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 हा, सिर्फ तीसरे खंड तक ही? बाप रे, इस तरह तो ये सभी अपने हाथ पैर तोड़ा बैठेंगे। मेरे देश में क्या एक भी बहादुर नौजवान नहीं है महामंत्री? महाराज, आपकी स्वयंवर प्रतियोगिता बड़ी कठिन है। राजकुमारों में रोष पैदा होने लगा। अरे, ये भी कोई प्रतियोगिता है? बेकार में अपने हाथ पैर तोड़वाने हो तो बात दूसरी है। ये ठीक कहता है। मुझे तो लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद, अरे ये काला हबशी कौन है? इसे रोको। ठहरो महामंत्री, इस प्रतियोगिता में सबको हिस्सा लेने का हक है। तभी हबशी ने राजकुमार की उंगली से हीरे की अंगूठी उतार ली। हे भगवान, वह हबशी मेरी हीरे की अंगूठी ले गया। मुझे क्या अब उसी से शादी करनी होगी? सैनिक और स्वयंवर में आए राजकुमार हबशी को पकड़ने दौड़ पड़े। पकड़ो 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 उस हबशी को! अरे कहां गया वह? पकड़ो, हम उसे जान से मार डालेंगे। हमारे होते हुए हबशी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। प्रतियोगिता के अनुसार वह काला हबशी विजेता है, पर वह चला कहां गया? पता नहीं महाराज। प्रतियोगिता के बाद से वह लापता है। हवा की तरह वह आया और हवा की तरह गायब हो गया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जैसे भी हो, जहां से भी हो, उसे खोज कर लाओ। पता नहीं वह कहां गायब हो गया। चारों तरफ उसकी खोज की जा रही है। घोड़ा तो वही था, लेकिन वह तो बहुत सुंदर था। एकदम से काला कलूटा था। मुझे तो उसे देखकर घिन आ रही थी। बकबक मत करो, अब वही मेरा पति है। वह काला है या गोरा, बहादुर तो है। अपना अपना नसीब है, कहाँ हमारी राजकुमारी और कहाँ वह काला हबशी। चुप कर, उसके बारे में अब आगे कुछ न कहना, वरना राजकुमारी को बुरा लगेगा। दूसरे दिन राजा ने मुनादी कराई। सुनो सुनो भाइयों, राजा का हुक्म है कि महल में हर खास व आम आदमी की दावत है। इस मौके पर राजा अपनी बेटी की मंगनी उस आदमी से करेंगे जिसके पास राजकुमारी चंद्रिका की हीरे की अंगूठी होगी। वाह, राजकुमारी चंद्रिका मेरी होगी। दावत के अवसर पर देखो भाइयों, कल स्वयंवर में किसी ने राजकुमारी चंद्रिका के हाथ की अंगूठी निकालकर शर्त जीत ली है, लेकिन वह अभी तक सामने नहीं आया है। वह कोई भी है, निडर होकर सामने आए, हम अपना वायदा पूरा करेंगे। महाराज, वह तो भाग निकला। आप हम लोगों में से किसी को चुन लें। महाराज, अगर वह नहीं मिला तो क्या राजकुमारी की शादी नहीं होगी? लोग कानाफूसी करने लगे। मुझे तो कोई छलावा लगता था, यूं आया और यूं गया। न जाने वह हबशी कौन था। काश वह अंगूठी मेरे पास होती उसी समय। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, राजकुमारी चंद्रिका का विवाह उसी से होगा जिसके पास हीरे की वही अंगूठी होगी। महाराज का यह निर्णय अटल है। यह हम लोगों का अपमान है। आखिर उस काले हबशी में क्या है जो हम में नहीं है? वह कायरों की तरह मुंह छुपाकर आखिर क्यों भाग गया? खबरदार, वह कायरों की तरह मुंह छुपाकर नहीं भागा है।
ये काला हबशी राजकुमारी के लायक नहीं है, मारो इसे। ये रहा, पकड़ो इसे, मार डालो, पकड़ लो, मार डालो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सेनापति रोको उन्हें, वे उसे मार डालेंगे। जो आज्ञा महाराज। रुक जाइए सेनापति, मैं अकेला ही इन सबके लिए काफी हूं। भागो, वह तो भयानक रूप से मार काट मचा रहा है, अपनी जान बचाओ। रुक जाओ, लड़ाई बंद करो। वाह, बहादुर है। यह खून खराबा ठीक नहीं है, तुम्हें एक बहादुर आदमी का सम्मान करना चाहिए। बड़े भैया, हबशी का वह घोड़ा रुई का है, उसमें जरूर कोई करिश्मा है, वह असली नहीं है। क्या? कहाँ देखा तूने? अभी देख कर आ रहा हूं, उधर खड़ा है। महाराज, यह बहादुर नहीं, धोखेबाज है। इसके पास असली घोड़ा नहीं है, वह रुई का घोड़ा है। जी महाराज, उसमें जरूर कोई करिश्मा है। रुई का घोड़ा? हे भगवान, क्या यह सच है? जी महाराज, सच है। तुम्हारे सच बोलने से हमें खुशी हुई। महामंत्री, खेल के मैदान में सबके सामने से जंगली भैंसे के सामने निहत्था फेंक दो। अगर यह बच जाए तो वाकई बहादुर है। जो आज्ञा महाराज। खेल के मैदान में हबशी बचकर एक तरफ हो गया और जंगली भैंसा पूरे जोर से दीवार से जा टकराया। भैंसे ने एक बार फिर हमला किया। हे ईश्वर, बेचारा बिना मौत मारा जाएगा। हम हबशी फिर तेजी से एक तरफ हो गया और भैंसा पूरे जोर से दीवार से जा टकराया, खाक, और मरकर गिर पड़ा। तभी मैं इस हबशी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार विजय सिंह ने हबशी पर खंजर से हमला कर दिया। क्या करते हो राजकुमार? उफ, बड़े भैया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। पकड़ो उसे। राज दरबार में इन दोनों ने एक बहादुर आदमी पर कायरों की तरह हमला किया है। महामंत्री, इन्हें कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, ले जाओ इन्हें। रहम कीजिए महाराज। महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए, ये पागल हो गए हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो छोड़ देते हैं। सेनापति, इन्हें राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रुई का घोड़ा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।